देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 23 तक अपन सोल्व कर चुके थे। अब अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है देखिएगा। ये कह रहे हैं कि डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम अपन बनाते हैं। पहले इसकी लैंग्वेज लिख लें। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चित्र में प्रदर्शित, या यूँ कह सकते हैं चित्र में जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, चित्र में 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान के, चित्र में 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान के, यानी कि द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का, द्रव्यमान के किसी पिंड का 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ दिया गया है। द्रव्यमान के किसी पिंड का स्थिति समय, किसी पिंड का, इसको वापस लिखना पड़ेगा, द्रव्यमान के किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का, किसी पिंड का स्थिति समय, चित्र में 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है। समय ग्राफ दर्शाया गया है। देखो अब अपन एक ग्राफ को बनाएंगे, फिर इसी क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पूरा कर ले। क्या क्या कह रहे हैं कि एक ग्राफ जो है अपन को दर्शाया गया है, इस गति के लिए कोई उचित भौतिक संदर्भ प्रस्तावित कीजिए। देखो इसी क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, अपन तीनों को अलग अलग दें। नंबर फर्स्ट, पहला यह क्या पूछ रहा है, जब पहले अपन ग्राफ बना लें, पहले अपन इस ग्राफ को बना करके फिर एक एक भाग को अपन लिखेंगे। देखिए भाई, ग्राफ में इस तरह से आपको स्थिति समय वक्र दिया गया है। इस एक्सिस पर तो समय t को लिया गया है सेकंड में, और इस अक्ष पर लिया गया है स्थिति x को, और ये ली गई है सेंटीमीटर में, इस तरह से। अब देखिएगा ग्राफ किस तरह से है, यूं है। इस तरह से एक ग्राफ दिया गया है। देखो चलो इसको इसके सीध के साथ साथ ही बना दें। देखो ये अपन को ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के अंदर वैल्यूज इस तरह से दी गई है। यहाँ 0 है, फिर यहाँ ये 2 है, फिर यहाँ आपको दिया गया है 4, 6, 8, 10, 12, 14 और यहाँ दिया हुआ है आपको 16। इस तरह से दिया हुआ है। ये ग्राफ अपन को दिया गया है भाई, इन्होंने देखो ये अगर ग्राफ अपन को इस तरह से इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ के लिए क्या पूछ रहे हैं वो देखिएगा। यहां पर वैल्यू और दी है अपन को, यहां इस साइड में जो वैल्यू दे रखी है वो है 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर दी गई। अब इसमें देखो एक एक क्या क्या पूछा जा रहा है। नंबर फर्स्ट, पहले इस क्वेश्चन में ये जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं
कि पिंड द्वारा, या यूं कह सकते हैं इस गति के लिए कोई उचित भौतिक संदर्भ प्रस्तावित कीजिए। नंबर फर्स्ट, इस गति के लिए उचित भौतिक संदर्भ प्रस्तावित कीजिए, ये कहा है। नंबर सेकंड, देखो इसी क्वेश्चन के कई पार्ट है। नंबर सेकंड ये पूछ रहे हैं, पिंड द्वारा प्राप्त दो क्रमिक आवेगों के बीच समय अंतराल क्या है? पिंड द्वारा प्राप्त दो क्रमिक आवेगों, पिंड द्वारा प्राप्त दो क्रमिक आवेगों के बीच समय अंतराल क्या है? नंबर थर्ड, इसी क्वेश्चन में नंबर थर्ड ये जो पूछ रहे हैं, देखो समय अंतराल हो गया, फिर नंबर थर्ड पूछ रहे हैं प्रत्येक आवेग का परिमाण क्या है? प्रत्येक आवेग का परिमाण क्या है, ये लीजिए। देखो चित्र थोड़ा सा अपने बड़ा बना लिया है, इसको थोड़ा छोटा करें ताकि अपने पास स्पेस बचा रह सके। देखिए थोड़ा सा अपन इसे छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को पूरे को रिप्रेजेंट किया जा सके। देखिए ये ग्राफ बना लेते हैं। यहां इस अक्ष पर बनाते हैं अपन इस ग्राफ को। इस तरह से t जो है वो सेकंड में है, वो इस डायरेक्शन में लिया गया है, और यहाँ x है वो है सेंटीमीटर में और वो है इस डायरेक्शन में। देखो उसी ग्राफ को अपन ने वापस बना लिया है। अब इसमें वैल्यूज शो कर दें अपन, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और यहाँ आ जाएगा ये 16। ये सेकंड में आ गया। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। एक एक स्टेप देखो भाई। इसमें आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने पूछा है, तो सबसे पहले अपन इसमें एक तो आवेग का परिमाण ये पूछ रहा है, इसका ये संदर्भ भी पूछ रहे हैं। अगर अपन इससे देखें कि xt ग्राफ का अगर वक्र देखें तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है 2 सेंटीमीटर। 2 सेकंड पर वेग 2 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि एक्चुअली इसका वेग क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। तो चलो इस लाइन को अपन पहले लिख दें कि दिए गए xt ग्राफ से दिए गए xt ग्राफ से स्पष्ट है कि, गौर करेंगे आप कि ये वेग नियत है। कैसे है नियत वेग, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यानी ये कह रहे हैं कि दिए गए xt ग्राफ से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, देखो बिंदु अगर मैं यहां से बात करूं, देखो बिंदु O से लेकर के कहां तक बात कर रहा हूं मैं भाई, 2 तक, 2 सेकंड तक, या 2 सेकंड यहां ले लो, बिंदु O से
यानी कि बिंदु जीरो कहते हैं अपन, बिंदु जीरो से 2 सेकंड तक, बिंदु जीरो से लेकर के और 2 सेकंड तक नियत वेग से चलता है। स्पष्ट है कि पिंड बिंदु जीरो से 2 सेकंड तक नियत वेग से चलता है। पहले पॉइंट तो अपने पास ये आ गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, यानी कैसा चलता है, नियत वेग से चलता है। और यह वेग क्या है, ये चलता है, यह वेग u मान लेता हूं मैं उस वेग को। तो u इजिकल टू क्या होगा भाई, विस्थापन में परिवर्तन यानी कि 2 - 0 बटे में समय में परिवर्तन 2 - 0, यानी कि ये आ गया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। इतना वेग अपने पास ये आ गया है। इसके पश्चात ये 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, नियत वेग से घट रहा है। घट क्या रहा है, सॉरी दिशा विपरीत हो रही है इसकी, यानी यूं कह सकते हैं इसके पश्चात ये 2 सेकंड से 4 सेकंड तक। तो देखो यहां लिख देते हैं, इसके बाद यह 2 से 4 सेकंड, इसके बाद यह 2 से 4 सेकंड तक इसी चाल से 2 से 4 सेकंड तक इसी चाल से विपरीत दिशा में चलता है। इसी चाल से विपरीत दिशा में चलता है, बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। इसका मतलब, और इसी की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। इसका मतलब यह हुआ कि कोई गेंद 2 चिकनी दीवारों के बीच में क्या कर रही है, इस प्रकार गति कर रही है। इससे टकरा के इस पे आई, इससे टकरा के इस पे आई, और उसकी गति क्या है, नियत बनी हुई है, यानी घर्षण रहित दीवार है, अपन यूं कह सकते हैं। इसके बाद यह 2 से 4 सेकंड तक इसी चाल से विपरीत दिशा में क्या है, चलती है या चलता है। अब देखो चलता है अर्थात यूं कह सकते हैं, और विपरीत दिशा में चलता है अर्थात यही प्रक्रिया बार बार क्या है, दोहराई जाती है। में चलता है और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, और यही प्रक्रिया क्या होती है, इसकी बार बार दोहराई जाती है। अब इस प्रक्रिया को ये बार बार दोहराए जाते हैं, इसका भौतिक संदर्भ अपने पास आ गया, बार बार दोहराई जाती है। इसका मैं यह लिख देता हूं, यही पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इस गति के लिए उचित भौतिक संदर्भ क्या है। इसका भौतिक संदर्भ, ये लो देखो पहले पार्ट का आंसर आ गया। इसका भौतिक संदर्भ यह है कि इसलिए इसका भौतिक संदर्भ यह है कि क्या कह सकते हैं कि पिंड क्षैतिज घर्षण रहित तल पर, कि पिंड क्षैतिज घर्षण रहित तल पर, कि पिंड क्षैतिज घर्षण रहित तल पर, इससे आगे का भाई मैं इधर सोल्व कर लेता हूं, कि पिंड क्षैतिज घर्षण रहित तल पर अपनी गति 2 दीवारों के बीच, तल पर, कि पिंड क्षैतिज घर्षण रहित तल पर अपनी गति 2 दीवारों के बीच, अपनी गति 2 दीवारों के बीच दोहराता है। अपनी गति को 2 दीवारों के बीच क्या कर रहा है, ये उसको दोहरा रहा है बार बार, इससे उसके उससे इसके बीच के बीच दोहरा रहा है। तो पहला तो अपन ने आंसर निकाल लिया। सेकंड देखे भाई, सेकंड में क्या कह रहे हैं ये,
पिंड द्वारा प्राप्त दो क्रमिक आवेगों के बीच समय अंतराल कितना है? अरे भाई सिंपल सा दिख रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, यानी कि इसका आवर्तकाल कितना आ रहा है? 2 सेकेंड। तो अपन कह सकते हैं दो क्रमागत आवेगों के बीच आवर्तकाल, दो क्रमागत आवेगों के बीच आवर्तकाल इजिकल टू ये आ रहा है 2 सेकेंड। ये लो भाई, आवर्तकाल कितना ले लिया है मैंने? 2 सेकेंड है। नंबर थर्ड देखिए, नंबर थर्ड ये क्या कह रहे हैं? प्रत्येक आवेग का परिमाण क्या है? तो देखो भैया, आवेग का परिमाण का मतलब है संवेग में परिवर्तन, दिशा निरंतर उसकी टकरा करके फिर आ रहा है। तो देखो आवेग का परिमाण, तो यूं कह सकते हैं अपन आवेग संवेग प्रमेय से आवेग बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। यानी कि अगर आवेग को मैं आई से लेता हूं तो ये हो गया P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब देखो भैया, P फाइनल और P इनिशियल, क्योंकि द्रव्यमान वही है, वेग भी वही है, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल जो संवेग होगा, जो भी अपने पास इसकी वैल्यू आ रही है, अपन को केवल क्या लेना है? इसका परिमाण लेना है। तो देखो P फाइनल, ये तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, लेकिन अगर यूं कहा जाए कि आवेग का परिमाण, तो देखो सीधा सा क्या हो गया, इस एक के संवेग का क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि I इजिकल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, यानी कि mv माइनस mu, या m को आपने कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u आ गया। तो अब देखिएगा I इजिकल टू, m की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई क्वेश्चन में? 0.04। फिर v, बाद में वेलोसिटी कितनी है भाई? इसकी दिशा तो विपरीत है ना, लेकिन 10 की घात माइनस 2 मीटर पर सेकेंड में आ रही है। कितनी आ रही है? 10 की घात माइनस 2 मीटर पर सेकेंड में तो ये आ रही है, लेकिन एक चीज गौर करने की है, ये देखो 10 की घात माइनस 2 मीटर पर सेकेंड में आ रही है, यानी कि बिंदु O से 2 सेकेंड तक नियत चाल से है, ये आ रही है अपने पास। इसके पश्चात ये इसी चाल से है, यानी कि अगर मैं v का मान और देखना चाहूं तो देखो v इजिकल टू क्या आएगा मेरे पास? अगर v की वैल्यू निकालना चाहूं 0 माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2, ग्राफ से साफ दिख रहा है, तो माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि माइनस में 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। तो ये लो, अब वैल्यू रख देंगे अपन। तो v की जो वैल्यू है मेरे पास वो है माइनस 10⁻⁻2, फिर ये है मेरे पास 10⁻⁻2। ये लो I इजिकल टू 0.04 10⁻⁻2, और ये हो जाएगा डबल हो गया भाई, ये तो इंटू 2 कर दो, ये लो I इजिकल टू माइनस में हो जाएगा, लेकिन होगा ये माइनस में 8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन इंटू सेकेंड, क्योंकि आवेग का मात्रा न्यूटन टू सेकेंड भी ले सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ ही मेरे पास जो आंसर आ रहा है 8 × 10⁻⁴। लेकिन अगर अपन देखें आवेग का परिमाण, क्योंकि इसने केवल परिमाण पूछा है, इसलिए आवेग का परिमाण 8 × 10⁻⁴, ये लो किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख दिया मैंने मात्रक, ये भी मात्रक अपन लिख सकते हैं। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 अपन ने क्या कर दिया? सोल्व कर दिया। अब अपन इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के। क्वेश्चन नंबर 25 एक सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का एक क्वेश्चन AIEEE के एग्जाम के अंदर पहले आ चुका है। अब देखो इसका एक पार्ट पूछा गया था, ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया, सारे भाग अपन ने देख लिए। इसका देखना आवेग का परिमाण पूछा था, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन इसमें से क्या कर दिया? हटा दिया, क्योंकि परिमाण पूछा है, केवल वैल्यू उसकी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। यहां एक एक क्वेश्चन के ही कई कई पार्ट दिए हुए हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 25 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 25 अपन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं ये चित्र में कोई व्यक्ति, यानी इसमें भी कोई डायग्राम है, चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से गतिशील, प्रति सेकेंड, चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से गतिशील, सॉरी, चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर, गतिशील सॉरी क्षैतिज संवाहक पट्टे पर, चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर स्थिर खड़ा है। पट्टे पर क्या है, स्थिर खड़ा है। देखो किस तरह से खड़ा है वो अपन डायग्राम बना ले, जैसा अपनी बुक में दिया हुआ है भाई, जैसा अपने पास इस चित्र के अंदर दिया हुआ है वैसा ही अपन इसको बना रहे हैं। देखो यहाँ है, इसके इन दो भागों के बीच के अंदर कोई संवाहक पट्टा है, जो है इस तरह से। यहाँ इसके साथ ये कोई एक व्हील लगा हुआ है, यानी कि कोई पहिया है। इस तरह से देखो यहां इस तरह से ये है, इसमें क्या है कि ये व्हील तो ऐसे घूम रहा है और ये वाला व्हील ऐसे घूम रहा है। यहां इसके ऊपर ये कोई एक व्यक्ति है, ये कोई एक व्यक्ति मैंने इसके ऊपर बना दिया भाई, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इस तरह से यूं डायरेक्शन में देखिए। अब इस क्वेश्चन में केवल इस तरह चित्र दिया है, चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर पर सेकंड त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर स्थिर खड़ा है। अभी तो यहां इस पट्टे के ऊपर जो पट्टा घूम रहा है उसके ऊपर ये व्यक्ति क्या है, स्थिर खड़ा है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या ये पूछ रहे हैं वो देखिएगा। नंबर फर्स्ट, एक ही क्वेश्चन के कई भाग है, मैंने कहा उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है। नंबर फर्स्ट, उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड कह रहे हैं यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टों, यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच स्थिति घर्षण गुणांक के बीच
स्थैतिक घर्षण गुणांक, इसकी वैल्यू दी है 0.2 हो, 0.2 हो तो पट्टे के कितने त्वरण तक, तो पट्टे के कितने त्वरण तक तो पट्टे के कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष, कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष, तो पट्टे के कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है, उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है। ये लो भाई, यहां साथ में ब्रैकेट में अपन को दिया है व्यक्ति का द्रव्यमान 65 किलोग्राम, व्यक्ति का द्रव्यमान इज इक्वल टू है 65 किलोग्राम। ये लो भाई, यहां ये क्वेश्चन है जो अब आपने सारा क्वेश्चन देख लिया होगा कि क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहे हैं कि चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर स्थिर खड़ा है। ये व्यक्ति इस पट्टे के ऊपर स्थिर खड़ा है, पट्टा घूम रहा है। उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है? जब वो 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिशील है, उस समय उस व्यक्ति पर जो बल लग रहा है वो नेट बल कितना है? यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच स्थिति घर्षण गुणांक कितना है? 0.2 है। अगर ये 0.2 है तो पट्टे के कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है, जबकि व्यक्ति का द्रव्यमान कितना दिया है? 65 किलोग्राम है। देखिए भाई, सारी वैल्यूज तो आपको दे रखी है इन्होंने। अब मैं यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। देखो चलो यहीं से कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा, इस व्यक्ति का द्रव्यमान तो m है 65 किलोग्राम और त्वरण कितना दिया है भाई इन्होंने? 1 मीटर पर सेकंड है। तो नेट बल देखो F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। तो 65 इंटू 1 यानी कि 65 न्यूटन। तो नेट बल जो उस व्यक्ति के ऊपर लग रहा है वो है भाई 65 न्यूटन। अब इसके आगे के भाग को भाई यहां सोल्व कर रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का यहां है। फिर ये कह रहे हैं सेकंड पार्ट में कि घर्षण गुणांक इतना हो तो कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है। यानी कि मुझे अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? त्वरण का मान निकालना है जब वो व्यक्ति उसके सापेक्ष क्या रह सकता है? स्थिर रह सकता है। तो देखो भाई, F इज इक्वल टू ma होता है और F इज इक्वल टू म्यू एन भी होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं भाई। तो यहां ध्यान रहे, यहां जो n है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये अगर मैं म्यू एस ले रहा हूं इससे देखो, तो a की वैल्यू क्या आ रही है भाई मेरे पास? मैक्सिमम। और n इज इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। ये लो बस काम हो गया आपका। तो ये लो a मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास? देखो भाई, m से एक m कैंसिल आउट हो गया ना, तो मेरे पास क्या रह गया है भाई? म्यू जी। तो म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2 दी हुई है भाई मुझे। कितनी दी हुई है? 0.2। और g की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? तो देखो यहां ही लिख लेता हूं मैं फॉर्मूले को कि a मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू जी, और g की वैल्यू कितनी है? 10, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से। अगर इतना त्वरण होगा तब तक वो स्थिर रहेगा, इसके बाद नहीं तो व्यक्ति उस पट्टे के ऊपर स्थिर नहीं रह पाएगा। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 25 इसका क्या किया है? सोल्व किया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि अपन किसी डोरी से बांध के किसी पत्थर को घुमा रहे हैं ऊर्ध्वाधर। तो ये कह रहे हैं उसके उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु पर तनाव क्या होंगे, उनके फॉर्मूले पूछ रहे हैं। तो ध्यान रहे, ये एक डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां इसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक ऑप्शन अपन को सिलेक्ट करना है। इजी क्वेश्चन है, अब उसे अपन सोल्व करते हैं। आप इसे नोट कीजिएगा।
देखिए भाई, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, स्मॉल एम द्रव्यमान के पत्थर को, स्मॉल एम द्रव्यमान के पत्थर को, स्मॉल एम द्रव्यमान के पत्थर को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर, स्मॉल एम द्रव्यमान के पत्थर को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर स्मॉल एम द्रव्यमान के पत्थर को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर कैपिटल आर त्रिज्या के, भाई जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा लिख रहे हैं, कैपिटल आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। स्मॉल एम द्रव्यमान के पत्थर को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर कैपिटल आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। वृत्त के निम्नतम तथा उच्चतम बिंदुओं पर तथा उच्चतम बिंदुओं पर, वृत्त के निम्नतम तथा उच्चतम बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर वृत्त के निम्नतम तथा उच्चतम बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर अधोमुखी दिशा में, अधोमुखी दिशा में नेट बल है। देखो भाई, अब यहां अपन को सही 3 विकल्प दिए गए, नेट बल है, सही विकल्प चुनिए, यानी कि सही ऑप्शन अपन को सिलेक्ट करना है। किस तरह से दिए हैं, यहां तो दे रखे हैं निम्नतम बिंदु पर, यहां तो कहा है किस पर, निम्नतम बिंदु पर बात कर रहे हैं। इधर मैं लिख रहा हूं वैल्यू उच्चतम बिंदु पर। चलो और थोड़ा सा ऐसे पास कर दें इसके, उच्चतम बिंदु पर। अब देखो निम्नतम बिंदु पर फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है उसमें ये कह रहे हैं कि निम्नतम बिंदु पर यह है इस तरह से mg माइनस T1, और यहां दिया है mg प्लस T2। यहां पर T जो है तनाव है, सॉरी T तनाव है। नंबर सेकंड जो ऑप्शन इन्होंने दिया है उस ऑप्शन में ये कह रहे हैं mg प्लस T1 और mg माइनस T2। नंबर थर्ड ऑप्शन के अंदर ये दे रहे हैं mg प्लस T1 माइनस mv1 स्क्वायर अपॉन में r, और यहां इसमें थर्ड ऑप्शन जो अपन को दे रहे हैं वो है mg माइनस T2 प्लस mv2 स्क्वायर अपॉन में r। अब देखो यहां ये ध्यान रखना कि यहां T1 क्या है और T2 क्या है। यहां जो T1 है, T1 तथा V1, यहां T1 तथा V1 निम्नतम बिंदु पर तनाव और चाल है। यहां T1 तथा V1 क्रमशः
निम्नतम बिंदु पर तनाव वे चाल है T1 और V1, ये तो हमने निम्नतम बिंदु पर बात हो गई। और T2 और V2 क्या है, उच्चतम बिंदु पर है, एवं T2 व V2 क्रमशः उच्चतम बिंदु पर तनाव व चाल है। ये लो भाई, अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या और कैसे है वो चीजें आपको देखनी है। क्वेश्चन में कैसे कह रहे हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान के पत्थर को अपन ने किसी रस्सी से बांधा है और उसे ऊर्ध्वाधर अपन क्या कर रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं, और अपन उसे ऊर्ध्वाधर घुमा रहे हैं। तो उस पर लगने वाले बलों की अगर देखें अपन तो देखिएगा, यहाँ जैसे मैंने इसका ये O ले लिया है, अगर ये निम्नतम बिंदु है नीचे वाला, तो इस निम्नतम बिंदु पर जब ये पत्थर होगा तो इस पर देखो, एक तो इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगना है, और रस्सी में जो तनाव बल होगा वो T1 इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन उच्चतम बिंदु जब यहाँ पर वो पत्थर होगा घूमते हुए, अपन ये घुमा रहे हैं ऊर्ध्वाधर में, तो ऐसी स्थिति में अगर अपन देखें तो देखिएगा भाई, इसका जो भार है mg वो तो कहाँ होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे होगा, और तनाव बल T2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो निम्नतम बिंदु है उस पर तो आप mg और T1 जस्ट ऑपोजिट है, यानी mg माइनस T1 होगा, ये ऑप्शन सही आ रहा है। उच्चतम बिंदु पर दोनों एक में ही है तो mg प्लस क्या होगा, T2 होगा। तो इसका मतलब इसका सही जो ऑप्शन आ रहा है वो पहला ऑप्शन हो गया। डायग्राम से चीज स्पष्ट हो रही है, देख लो आप, डायग्राम से ये पॉइंट अपने आप स्पष्ट हो रहा है कि मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूं कि देखो भाई, निम्नतम बिंदु पर क्या होगा, mg माइनस T1, वे उच्चतम बिंदु पर बात करूं तो देखें अपने डायरेक्शन एक ही है, mg प्लस T2 होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट होगा। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 26, जो छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन छोटा सा था। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की, जो कि एक हेलीकॉप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसमें कि यात्री बैठे हुए हैं, उस पर लगने वाले बलों को वो पूछेंगे, बल की दिशाएं वो पूछ रहे हैं। तो वो अपन क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है वो देखें। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई हेलीकॉप्टर, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई हेलीकॉप्टर, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई हेलीकॉप्टर एक 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई हेलीकॉप्टर 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऊर्ध्वाधर त्वरण से, 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऊर्ध्वाधर त्वरण से 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई हेलीकॉप्टर 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर उठता है, ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर उठता है।
15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऊर्ध्वाधर त्वरण से क्या है वो ऊपर उठता है। चालक दल तथा यात्रियों का द्रव्यमान चालक दल तथा यात्रियों का द्रव्यमान चालक दल तथा यात्रियों का द्रव्यमान 300 किलोग्राम है। चालक दल तथा यात्रियों का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है अपन को 300 किलोग्राम है। तो निम्न बलों का परिमाण व दिशा बताइए। तो देखो एक ही क्वेश्चन के फिर कई भाग हैं। निम्न बलों का परिमाण व दिशा बताइए। निम्न बलों का परिमाण और दिशा बतानी है। देखो कहां कहां। नंबर फर्स्ट, पहला ये पूछ रहे हैं चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल। एक एक क्वेश्चन को अपन एक साथ ही हल करते जाएंगे भाई। चालक दल क्या कह रहे हैं? चालक दल तथा यात्रियों द्वारा चालक दल तथा यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल, ये बताना है। अब देखिए, अब एक एक को अपन साथ साथ ही सोल्व करते जाएंगे क्योंकि छोटे छोटे से पार्ट है। चालक दल और यात्रियों द्वारा फर्श पर आरोपित बल की ये क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो अब आप देखें, अगर ये ऊपर की ओर उठ रहा है तो आपको पता है कि जो बल इसके ऊपर लगेगा उसमें से mg क्या होगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठ रहा है हेलीकॉप्टर, और इन दोनों का डिफरेंस होगा। उसी से डिफरेंस से फिर वो क्या करेगा? ऊपर की ओर गति कर रहा है, यानी कि जो गति वाला बल होगा वो क्या होगा? ma हो गया है। ये लो, अगर ऐसा है तो देखो भाई, F इजिकल टू mg प्लस ma, या F इजिकल टू m को आपने कॉमन ले लेना है, तो यहां क्या हो गया है? g प्लस a। अब आप इसके अंदर मान रख दीजिए। तो देखिए F इजिकल टू m की वैल्यू कितनी है भाई? 300 है, क्योंकि चालक दल और यात्रियों का द्रव्यमान तो 300 kg तो दिया है। हाँ, हेलीकॉप्टर का द्रव्यमान 1000 kg है, 1000 किलोग्राम है, लेकिन चालक दल और अगर हेलीकॉप्टर के द्रव्यमान को जोड़ा जाए तो ये 1300 किलोग्राम हो जाएगा। तो देखो, g की वैल्यू अपन को 10 लेनी है, a की वैल्यू कितनी है? 15, यानी कि 15 और 10 25 थी 75, 75। फिर आगे है इसमें 00, 7500, यानी कि इतना अपने पास क्या हो गया है? न्यूटन बल लगेगा। और ये जो बल लगेगा कहां लगेगा भाई? ऊर्ध्वाधर नीचे, क्योंकि पूछा कहां है इसने? फर्श पर आरोपित बल। तो ये होगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्योंकि प्रतिक्रिया बल के रूप में लगेगा। जब हेलीकॉप्टर ऊपर उठेगा तो उसका प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा? फर्श पर, जो कहां होगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब आप देखें सेकंड क्वेश्चन, इसी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, यानी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह सकते हैं अपन। वो क्या कह रहे हैं? चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया क्या है? चारों ओर की वायु पर, चारों ओर की वायु पर, चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर की वायु पर चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया क्या है? हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया क्या है? यहां पर भी बल और उसकी दिशा अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो, चारों ओर की वायु पर हेलीकॉप्टर के रोटर की क्रिया क्या है? ये सेकंड पार्ट के अंदर पूछा जा रहा है। तो देखिए,
वही बात कि F जो अपन फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, उसमें से माइनस mg। ध्यान रखना यहां मैंने स्मॉल m लिया है, यहां मैं कैपिटल M ले रहा हूं। कैपिटल M का मतलब है हेलीकॉप्टर का द्रव्यमान प्लस यात्री प्लस चालक दल का द्रव्यमान, यानी कि 1000 प्लस 300 किलोग्राम, यानी 1000 किलोग्राम प्लस 300 किलोग्राम, यानी 1300 ग्राम हो गया ये। इससे आपको ये बल मिलेगा गति वाला। तो देखो F इज इक्वल टू कैपिटल M G प्लस A। अब आप M की वैल्यू यहां क्या रखेंगे, 1300 रखेंगे भाई। G की वैल्यू 10 है, A का मान कितना दिया हुआ है, 15। F इज इक्वल टू 1300 इंटू 25, 10 और 5 15, यानी कि 10 और 15 25, 1300 इंटू 25 25 से मल्टीप्लाई करना था। तो यहां अपने पास 1300 इंटू जो 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 32500। 32500 न्यूटन, यानी कि इतना बल उसके ऊपर लग जाएगा। देखो अब 32500, 25 250 सही है, 32500 यानी कि 32500 न्यूटन का उसके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। और इसको अपन घातों के रूप में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं भाई, पावर के रूप में अगर अपन इसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3.25 ये पावर 4 न्यूटन। और ये जो बल लगेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्योंकि ये क्या कहा है इसने क्वेश्चन में, चारों ओर की वायु पर, इसकी भी डायरेक्शन है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब इसी क्वेश्चन का नंबर 3rd पार्ट देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 27 का जो 3rd पार्ट है उसके अंदर ये क्या पूछ रहे हैं, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि नंबर 3rd पार्ट के अंदर जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर बल, चारों ओर की वायु के कारण हेलीकॉप्टर पर बल। देखो ये जो बल रोटर के कारण वायु पर लग रहा था उसी का प्रतिक्रिया बल होगा, पर बल क्या होगा ये लिख देते हैं। तो देखिए भैया वही बल हो जाएगा, सीधा ही आंसर लिख दूं, हल करने की जरूरत नहीं मुझे, 3.25। भाई इस बल का ही तो प्रतिक्रिया बल होगा, इंटू 10⁴ न्यूटन। लेकिन ध्यान रहे ऊर्ध्वाधर वो कहां होगा, ऊपर की ओर होगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। यहां देखिए, यहां अपन ने अब ये जो क्वेश्चन नंबर जो था 27 अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 28 वाला क्वेश्चन छोटा है लेकिन एक बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कोई जल की धारा किसी दीवार के ऊपर आरोपित हो रही है और वो वापस नहीं आ रही है, तो उस दीवार पर लगने वाला बल कितना है, जबकि जिस पाइप से वो जल आ रहा है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है इस टाइप्स का, यानी कि उस क्वेश्चन को अपन मॉडिफाइड करके फिर उसे सोल्व करेंगे। देखिएगा कैसा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहे हैं, 15 मीटर प्रति सेकंड चाल से 15 मीटर प्रति सेकंड चाल से 15 मीटर प्रति सेकंड चाल से क्षैतिज प्रवाहित कह सकते हैं, चाल से
क्षैतिज प्रवाहित 15 मीटर प्रति सेकंड चाल से क्षैतिज प्रवाहित कोई जलधारा प्रवाहित कोई जलधारा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की किसी नली से अनुप्रस्थ काट की किसी नली से अनुप्रस्थ काट की किसी नली से बाहर निकलती है, किसी नली से क्या है, बाहर निकलती है तथा समीप की किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती है तथा समीप की किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती है तथा समीप की किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से वो क्या होती है, टकराती है। जल की टक्कर द्वारा, तो दीवार जल टकरा रहा है, जल की टक्कर द्वारा यह मानते हुए कि जलधारा टकराने पर वापस नहीं लौटती है, जल की टक्कर द्वारा यह मानते हुए कि जलधारा, जल की टक्कर द्वारा फिर कोमा, यह मानते हुए कि जलधारा वापस नहीं लौटती, जलधारा वापस नहीं लौटती, जल की टक्कर द्वारा यह मानते हुए कि जलधारा वापस नहीं लौटती, दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। नहीं लौटती, दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। ये लो, एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको कि अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। चलो इसको ऐसे कर दें, कोमा की जगह ये लो, टकराती है, जल की टक्कर द्वारा दीवार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि जलधारा वापस नहीं लौटती है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड की चाल से क्षैतिज प्रवाहित कोई, यानी कि यू का मान आपको दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है। फिर भैया आगे क्या कह रहे हैं, बल का मान निकालना है और ध्यान रहे इसमें क्या दिया हुआ है अपन को, जलधारा है, यानी कि द्रव क्या है, जल है। तो बस हिंट मिल गया। अपन जानते हैं कि देखो जल का घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, यानी कि घनत्व अपने पास है, द्रव्यमान नहीं है, लेकिन चाल भी आपके पास है। तो अपन को क्या निकालना है, बल निकालना है। देखो वापस लौट के नहीं आ रही है, यानी अंतिम वेग 0 है। तो देखो भाई F = अपन क्या जानते हैं न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, ma होता है, a का मतलब v - u/t होता है भाई। अब यहां पर अपन क्या देख रहे हैं कि v तो है अंतिम वेग, u कैसा है, प्रारंभिक वेग, यानी कि एक वेग इनमें से 0 है। तो आप देख लें कि संवेग बटा समय, बिल्कुल, तो mv/u लिख सकता हूं मैं इसे सीधा, यानी कि मैं इसी को ही वेग अगर मान लूं v ही मान लेता हूं इसे ही,
यानी कि ये लो भाई, ये ही इसका v है। तो देखिएगा भाई F बराबर, ये फॉर्मूला बन गया है mv/t, यानी बल बराबर संवेग बटा समय। क्योंकि न्यूटन गति नियम ये कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, बल होती है। बल ही तो ये पूछ रहे हैं, तो संवेग में परिवर्तन, तो बाद वाला वेग तो क्या है, दीवार पर टकरा कर वापस तो आ नहीं रही वो, तो अपन उसको रिवर्स लें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ F = mv/t से काम चल जाएगा। अब यहाँ गौर कीजिएगा, m की वैल्यू दी हुई है कि आपको नहीं दी हुई है। m क्या है, द्रव्यमान, लेकिन द्रव्यमान बराबर अपन क्या जानते हैं, घनत्व इंटू आयतन होता है, ये लो, इंटू ये v है, ये अपॉन में t। फिर आगे आप देखो भाई, आयतन क्या है भाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मैंने मान लिया कि घनत्व रो है, घनत्व को मैं रो से रिप्रेजेंट कर दूं। और देखो भाई, आयतन जो है वो होता है क्षेत्रफल इंटू एक प्रकार से मोटाई, क्षेत्रफल इंटू मोटाई, तो मोटाई बटे समय, वो भी क्या बन गया, वेग, तो ये हो गया है v²। यानी कि F = मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया है ρ v²। ये लो भाई, समझ गए मैंने आयतन क्या लिखा, क्षेत्रफल इंटू मोटाई, और मोटाई बटा समय क्या बन गया, वेग। एक वेग पहले से ही है, बस अब सारी वैल्यूज मेरे पास है, रो मेरे पास है, ए मेरे पास है, वी मेरे पास है। ये लो, रो की वैल्यू 10⁻³ ए की वैल्यू 10⁻⁻², वी का स्क्वायर यानी कि 15 × 15। अब देखिएगा भाई, ये रह गया 15 225 × 10, 2250 न्यूटन। इतना बल उस दीवार के ऊपर लगेगा, 2250 न्यूटन। इतना फोर्स दीवार के ऊपर क्या होगा, आरोपित होगा, 2250 न्यूटन। इसे घात के रूप में भी लिख सकते हो आप, 2.2 × 10⁻³ न्यूटन। चलो ऐसे ही लिख सकते हो आप, 2.25 × 10⁻³ न्यूटन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो यहां अपने पास क्वेश्चन नंबर 28 अपन ने जो है कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और 30, 31, यानी अभी तो 40 तक क्वेश्चन है। क्वेश्चन की संख्या जो है 40 तक है भाई। इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 तक दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट हैं, यानी कि काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सरल, अपन ने बिल्कुल सरल तरीके से इसको सोल्व कर लिया है।